इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। मैंने पहले भी बताया था ये प्रैक्टिस सेट आपको जो सीयूटी का पार्ट 3 है उसमें प्लस ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो हु इज द हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में मनसबदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो मनसबदारी क्या था? बेसिकली अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आने वाला है वो अकबर आने वाला है। तो बेसिकली क्या था, मुगल साम्राज्य में वहां पर क्या होता था कि मनसब बना रखे थे उन्होंने, डिफरेंट क्षेत्र के डिफरेंट मनसब बना रखे थे और उनको ना रैंकिंग दी जाती थी उनकी सेना में। तो अगर हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करें तो फाउंड किया था बाबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, जिससे मुगल एम्पायर की स्थापना हुई। मुगल दो वंश, मदर की साइड से चंगेज खां, फादर की साइड से तैमूर लंग से थे। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत खत्म करी और मुगलों की स्थापना करी। उसके बाद हुमायूं आए जिन्होंने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक शासन करा। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो गई और बैटल ऑफ चौसा में उनको बैटल ऑफ चौसा में हार के बाद 1539 और 1540 में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध में हराया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। अफगान शासक सफाद शाह के वो यहाँ पर रहे और उसके बाद वो वापस आते हैं, सूरी डायनेस्टी को हटाते हैं। सूरी डायनेस्टी से रिलेटेड आपने याद रखना है कि भाई जीटी रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगर हम यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है शाहजहां, तो शाहजहां से रिलेटेड आपने याद रखना है कि भाई एक तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली को राजधानी शाहजहां ने ही बनवाया था, पहले मुगलों की राजधानी आगरा होती थी और इसका नाम दिया था शाहजहानाबाद। अगर हम बात करें जहांगीर, तो जहांगीर से रिलेटेड याद रखना है आपने कि न्याय की जंजीर किस शासक ने बनवाई थी? 1608 में ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में ही आए थे वो 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी आपकी 1600 में। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबर से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। अकबर से रिलेटेड आपने याद रखना है एक तो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था। राजा मानसिंह इनकी तरफ से लड़े थे, 9 रत्न इनके दरबार में थे। इसके अलावा सुलह कुल इनकी एक रिलीजियस पॉलिसी और दीन ए इलाही नाम का इन्होंने धर्म चलाया था। तो ये हो गई अपनी पहले क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक बातें। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड द अशोका इंस्क्रिप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पहली बार किसने पढ़ा था? तो अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक 3rd किंग थे, ठीक है, 3rd मौर्यन किंग थे। मौर्य किंग को जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, जिनको चाणक्य ने ट्रेंड किया था। चाणक्य से रिलेटेड आपने बात याद रखनी है कि अर्थशास्त्र बुक के राइटर कौन है? चाणक्य है। चाणक्य के 2 और नाम क्या है? एक विष्णुगुप्त उनका नाम है, कौटिल्य उनका नाम है। उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो बेसिकली इकोनॉमिक्स की बुक नहीं थी, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन की बुक थी, जिसमें वो बात करते हैं सप्तांग थ्योरी की। और वे कहते हैं 7 पिलर होते हैं किसी साम्राज्य को चलाने के। तो सप्तांग थ्योरी किसने दी? चाणक्य ने दी। चाणक्य के 2 दूसरे नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बाद बिंबिसार और उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठे। अब अशोक से रिलेटेड आपने याद रखना है कि
इन्होंने क्या किया था, कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, 261 बीसी में एक कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद जिसकी मार काट को देखकर अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनके 13 इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, 13 शिलालेख है जिनमें विभिन्न विभिन्न बातें लिखी हुई है हर शिलालेख में, ठीक है। तो यहां पर जो बात है कि जो इनके अभिलेख थे, ठीक है, वो आपके पाली या प्राकृत भाषा उस टाइम पर प्रयोग की गई थी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में ये थे, इस वजह से हम लोगों के लिए पढ़ पाना ये आसान नहीं हो रहा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहला प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन सा तुगलक शासक था जो टोपारा और मेरठ के अभिलेखों को अपने यहाँ पर उठा लाया था, वहां से उखाड़कर अपने यहाँ ले आया था, उनको पढ़ने की कोशिश करी थी अशोक के अभिलेखों को, ठीक है, तो वो थे आपके फिरोज तुगलक। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखो याद रखने वाली चीज है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है आपका, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है। 2 अक्टूबर को क्या आता है, महात्मा गांधी जी का बर्थडे आता है, 1869 में उनका जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है 1 मई, और सौभाग्य से आज तारीख भी है 1 मई, तो 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और ये मजदूरों के हितों के लिए बनाई गई थी एक संस्था आईएलओ। आईएलओ कब बनाया गया था, इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में बनाई गई थी आईएलओ। अगर हम 24 अक्टूबर की बात करें तो 24 अक्टूबर ऑप्शन में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन डे, ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका यूएन डे, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र बना था, ठीक है। शुरुआत में जो प्रपोजल आया था उसमें 54 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर थे शुरुआत में। इसमें क्या होता है, आपकी यूएन की एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर को P5 कहते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। अगर उनमें से कोई भी एक वीटो कर देता है, वीटो पावर यूज कर देता है, तो वो फिर डिसीजन आगे नहीं होता, कैंसिल हो जाता है वो। तो भारत क्या है, जो आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका चयन 2 साल के लिए होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएनएससी का भारत कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है, तो 8 बार भारत यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जनवरी ऑप्शन में था आपका, इससे पहले वाले क्वेश्चन का। तो 30 जनवरी को क्या है, 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, गोली मारी थी किसको, महात्मा गांधी जी को, और इसको भारत में मनाया जाता है आपके शहीद दिवस के रूप में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल कौन है, कौन सा देश है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वूल का। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो कैनबरा यहाँ की राजधानी। बाकी अगर हम देश की बात करें, ठीक है, तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी 1776 में। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, ठीक है, तो यूएसए का है 1776 में, ठीक है, यहाँ पर लागू हो गया था। 50 प्रोवेंसी है, हर प्रोवेंसी की भी सिटीजनशिप होती है और पूरे एक देश की सिटीजनशिप होती है। यहाँ के राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन है जिन्होंने रिप्लेस किया था डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुने जाते हैं और एक बार एक राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो यहां से ब्रिटेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि किस देश का संविधान आलिखित है। तो किस देश का संविधान आलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान आलिखित है। ठीक है, इसके अलावा यहां से पूछ सकते हैं आपका कि इनमें से कौन सा कंट्री रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। ठीक है, तो देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है रिपब्लिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक मीन्स जनता चुनाव हो, जनता ने वोट डाला और जो जीतेगा वो क्या बनेगा आपका, वो शासन करेगा, वो कहलाता डेमोक्रेसी। ठीक है, तो भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और ब्रिटेन भी, लेकिन भारत रिपब्लिक भी है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक उस देश को बोलते हैं जिस देश का हेड, यानी कि हेड ऑफ स्टेट का क्या होता हो, इलेक्शन होता हो। जबकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में, ठीक है, वहां के जो हेड है वो एक रॉयल फैमिली है, वो ही वहां की हेड मानी जाती है। ठीक है, और अभी जो किंग्स चार्ल्स हैं, ठीक है, किंग्स चार्ल्स सेकंड, वो अभी वहां के क्या बने हैं, प्रिंस बने हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इनमें से ओड कौन सा है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जो है ना, इसका सही आंसर है वन, रेड सी इसका सही आंसर है। कि कौन सा ओड है? ओड क्यों है? क्योंकि ब्लैक सी, कैस्पियन सी और डेड सी, भले ही इनके नाम के साथ सी लगा हो, लेकिन ये बेसिकली लेक है, लेक के रूप में है ये। ठीक है, जबकि रेड सी क्या है आपका, एक सी है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आपसे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ओशन से ज्यादा आएंगे। तो ओशन की अगर हम बात करें, रिंग्स ऑफ फायर किस ओशन को कहते हैं? पैसिफिक ओशन को कहते हैं। सबसे बड़ा ओशन कौन सा? पैसिफिक ओशन है। किस ओशन की शेप एस शेप है? तो वो आपकी अटलांटिक की है। ठीक है, सबसे बिजिएस्ट भी कौन सा है? अटलांटिक ही है। इसके अलावा आपने एक और चीज याद रखनी है कि किस ओशन का नाम किसी देश के नाम पर है। तो इंडियन ओशन का नाम किसी किसके नाम पर है? देश के नाम पर। इसके अलावा आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। जबकि सबसे जो गहरा है, ठीक है, सबसे गहरा है आपका मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, जो कहां पड़ता है आपका? पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, करीब 11,000 किलोमीटर। ठीक है, 11,000 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर गहरा है आपका मैरियाना ट्रेंच, जो किस ओशन में है आपका? पैसिफिक ओशन में ही है। चलिए, अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेट इन द स्टेट विच इज नॉट लोकेट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इनमें से कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो अगर हम बात करें बाकी सबकी, ठीक है, अगर हम बात करें सरिस्का की भी, सांभर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी, रणथंभौर की भी, तो सारी की सारी आपकी राजस्थान में है, लेकिन राजा जी राजस्थान में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर 13 नई डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रस्ताव अभी इस राज्य ने ही रखा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो राज्य है वो राजस्थान ही है। इसका जो वेस्टर्न वाला इलाका है वहां पर डेजर्ट है, थार डेजर्ट के नाम से। ठीक है, चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? ठीक है, तो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। ठीक है, 3 जो है, 3 इसका करेक्ट आंसर है। नर्व सेल क्या है हमारी बॉडी की? ठीक है, सबसे बड़ी सेल है। नर्व सेल का काम क्या होता है? नर्व सेल का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना। जो इन्वायरमेंट से आपको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, उसको ब्रेन तक लेके जाना, फिर ब्रेन जो उस पर रेस्पॉन्स देता है उसको वापस आपकी नर्व्स तक लेकर आना, सेल तक लेकर आना, ये नर्व सेल का काम होता है। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, हेमोग्लोबिन,
और इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड याद रखना है कि ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स रेस्पॉन्सिबल है ब्लड की क्लोटिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोन सेल की, तो बोन सेल आपकी बॉडी को रिजिडिटी देती है। और एक और चीज याद रखनी है, जो छोटे बेबी होते हैं उनके शरीर में जो हड्डी होती है वो करीब आपकी 300 होती है, ठीक है। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां तो दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, कुछ आपकी क्या हो जाती है वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए जब एक एडल्ट हो जाता है तो उसकी शरीर के अंदर हड्डियां होती है 206, ठीक है। और एक बोर्न बेबी में हड्डियां होती है 300। मसल सेल की बात करें तो मसल सेल हमेशा पेयर में काम करती है, यानी कि अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो दूसरी रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो इस मसल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो पाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज अ रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो जो आपकी इंडस्ट्री है वो कई तरह की होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है ए। सुगर जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, आपकी गन्ने पे डिपेंड है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री का नाम क्या है, आपकी सुगर इंडस्ट्री है। सुगर से रिलेटेड अगर आपने याद रखना है तो सुगर केन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, एक यूपी है और एक महाराष्ट्र है, ठीक है। यूपी और महाराष्ट्र आपके क्या आते हैं सुगर केन के मामले में लार्जर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आते हैं। सबसे ज्यादा मिल किसमें है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सुगर मिल किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में कोऑपरेटिव के आधार पर, ठीक है, कोऑपरेटिव के आधार पर शुगर का प्रोडक्शन होता है। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। तो जो महाराष्ट्र है वहां पर कोऑपरेटिव के आधार पर प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, तो एक आपने टर्म सुना होगा ब्लेंडेड पेट्रोल। ब्लेंडेड पेट्रोल, तो ब्लेंडेड पेट्रोल किसे कहते हैं, तो जो शुगर केन का जो रस होता है उसमें इथेनॉल होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल में मिलाया जाता है और उसे ब्लेंडेड पेट्रोल बोलते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका बिलोंग्स टू विच कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे ये स्पेन की तरफ से गए थे 1492 में, ठीक है। स्पेन की तरफ से 1492 में ये गए थे, ठीक है, जाना चाहते थे, ठीक है, इंडिया खोजने निकले थे, इंडिया को खोज लिया था, अमेरिका को। और ये सांता और नीना नाम की दो नाव लेकर निकले थे, ठीक है। तो बेसिकली ये थे इटली के, ठीक है, बेसिकली ये थे इटली के। और पहुंच कहाँ गए, किसकी तरफ से गए थे, ये स्पेन की तरफ से गए थे, ठीक है। वास्को डी गामा किसकी तरफ से आए थे, वास्को डी गामा आए थे आपके पुर्तगाल की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक तो यहां से क्वेश्चन आपने याद रखना है, भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ था वो 712 में हुआ था, ठीक है। किस इलाके में, सिंध इलाके में हुआ था, ठीक है, सिंध इलाके में हुआ था। जो आपके अरब के जो कमांडर थे, ठीक है, तो उन्होंने सिंध इलाके को जीत लिया था और इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। इसके अलावा और बाकी नाम की बात करेगा हम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ना क्या थे, आपके गवर्नर थे। किसके गवर्नर थे, मोहम्मद गोरी के गवर्नर थे। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने इनको ही भारत के शासन के लिए छोड़ दिया था और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी 1206 में, ठीक है। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, लेकिन इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाया था। इनके बाद फिर इल्तुतमिश आते हैं, उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो अगर क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। लेकिन दिल्ली को पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने राजधानी बनाया था, तो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, राजधानी बनाया था किसने, इल्तुतमिश ने।
अगर पूछे कि मुगलों में दिल्ली को किसने राजधानी बनाया था, तो वो ऊपर कवर भी हो चुका है कि शाहजहां ने बनाया था। अगर हम बात करें यहां पर कि ये कौन सी डायनेस्टी से थे, तो दो नाम आपने याद रखने हैं। स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि मोहम्मद गौरी के अंडर में काम करते थे, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। लेकिन ये जो रियल इनकी डायनेस्टी थी वो थी मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, मामलुक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी। जो पद्मावत है, पद्मावत मूवी में जो आपने देखा होगा, ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ही है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि एक बुक है आपकी पद्मावत, ठीक है, जो बुक है पद्मावत, उसको 1539 में 1539 में, ठीक है, उसको लिखा था मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, मोहम्मद जायसी ने लिखा था, ठीक है, किसको, पद्मावत बुक को। ठीक है, तो हु इज द राइटर ऑफ द बुक पद्मावत, ठीक है, तो मोहम्मद जायसी। तो जो ये घटना तो पहले की है, लेकिन इसमें बुक बाद में लिखी गई है, तो ये चीज आपने याद रखनी। चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ठीक है, महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर आने वाला है। बाकी अगर चीज की अगर हम बात करें तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल जुड़े हुए थे आपके गरम दल से। ठीक है, कांग्रेस में ओवर द टाइम दो ग्रुप बन गए थे, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट करने में, उनके वो चिट्ठी लिखने में, ठीक है, उनके उनके सामने, ठीक है, प्रस्ताव रखने में, या गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव मांगते थे। जबकि गरम दल हिंसा में बिलीव करते थे, वो ये कहते थे कि हमें स्वराज चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सरकार चाहिए। तो इसमें कौन तीन नाम आपके फेमस है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, गरम दल और लाल बाल पाल से किसका क्या मतलब है। ठीक है, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत किसने करी थी। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक होना 2020 में था, हुआ था 2021 में जापान के शहर टोक्यो में। तो वहां पर इन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, जेवलिन में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और उसी दिन भारत सरकार ने घोषणा कर दी थी, जिस दिन उन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, कि इस दिन को किसके रूप में मनाया जाएगा, जेवलिन डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तारीख को भारत में जेवलिन डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। ठीक है, चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। बाकी खेल की बात करें, हॉकी, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, जिनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को। ठीक है, जिनका बर्थडे आता है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को मनाया जाता है किस रूप में, आपका खेल दिवस के रूप में। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है किस रूप में। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बात क्या है कि महात्मा गांधी 1893 में चले गए थे अफ्रीका। ठीक है, 1893 में महात्मा गांधी चले गए थे अफ्रीका। और ये जो आ, आपके क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे अंतिम युद्ध था 8 अगस्त 1942 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से लेकर 1907 के बीच में हुआ था।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 और 21 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है, इस टाइम पर महात्मा गांधी भारत से बाहर थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले आपके अरबिंदो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति थे। तो महात्मा गांधी उस टाइम पर यहाँ नहीं थे। और ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है, एक तो ये बंगाल के जो विभाजन कर दिया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने घोषणा करी थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो उसके विरोध में ये हुआ था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में ही क्या हुआ था आपका, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, तो एक तो रोलैक्ट एक्ट ब्रिटिशर लेकर आए थे, जिसको काला कानून भी कहते थे। नो अपील, नो वकील, नो दलील कहते थे इस कानून को। यानी कि अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार का विरोध करेगा तो उसको 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, और वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अपना वकील भी हायर नहीं कर सकता। इसलिए रोलैक्ट एक्ट को कहते थे आपका नो अपील, नो वकील, नो दलील। अब इसके विरोध में, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लोग सड़कों पर थे, और 2 फेमस व्यक्ति, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इन गिरफ्तारी से पंजाब में मार्शल लॉ लग गया, और इसी बीच में 13 अप्रैल 1919 की डेट आ गई। उसी दिन बैसाखी थी। बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए लोग पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रखे थे, और बाहर से भी लोग आ गए थे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि 1857 की तरह ही यहां से भी एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। तो उस समय के जो जनरल डायर थे, उन्होंने ओपन शूट फायरिंग करा दी। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि यहां से बाहर निकलने का एक ही गेट था, और उसी पर जनरल डायर थे और उनके सैनिक थे। अब लेकिन होता क्या है इसमें, इसके विरोध में फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, सब टीचर ब्रिटिश के स्कूल को छोड़ देते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, स्टूडेंट उनके स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ देते हैं। सरकार बैक फुट पे भी आ गई, और इसके साथ एक और आंदोलन को मिलाया गया था, खिलाफत आंदोलन। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ किस आंदोलन को मिलाया गया था, तो खिलाफत मूवमेंट को मिलाया गया था। ठीक है, गांधी जी का कहना था हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलेंगे तभी ब्रिटिशर को हम प्रेशराइज कर सकते हैं। और खिलाफत मूवमेंट में इशू ये था कि पहले युद्ध में हार के बाद जो ब्रिटेन थे, वो खलीफा की पोस्ट को खत्म कर रहे थे, टर्की का विभाजन करने वाले थे। तो खलीफा रिलीजियस पोस्ट माने जाते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। तो इस वजह से जो भारत के जो मुसलमान थे और बाकी विश्व के भी जो मुसलमान थे, वो ब्रिटेन के इस स्टेप के खिलाफ थे। तो यहाँ पे अली ब्रदर थे आपके, ठीक है, वो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे, और महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिला लिया था। अगर हम बात करें चौथे वाला जो ये मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये जुड़ा हुआ है आपके दांडी मार्च से। दांडी मार्च से क्या था दांडी मार्च में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने एक सोल्ट सोल्ट एक्ट ला रखा था, सोल्ट एक्ट, जिसके में ये था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकते, और उल्टा नमक पे टैक्स देना पड़ेगा। अब गांधी जी को एक इशू चाहिए था जो लोगों को जोड़ सके, तो उनको एक मुद्दा मिला। किस रूप में मिला? मुद्दा मिला नमक के रूप में, क्योंकि नमक हर घर घर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नमक हर घर घर में प्रयोग किया जाता है, तो गांधी जी को मुद्दा मिल गया किसके रूप में? नमक के रूप में। तो उन्होंने इसी को ही इशू बनाते हुए एक आंदोलन शुरू किया, जिसको उन्होंने अपने आश्रम, ठीक है, 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती के आश्रम से शुरू किया, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए। ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जगह पर जाकर महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर इसको सिंबॉलिक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रदर्शित किया। इसकी आगे चलकर ब्रिटिश के उसके जो वायसरॉय थे उस समय पर, लॉर्ड इरविन, ठीक है, महात्मा गांधी के और इरविन के बीच में एक समझौता होता है, और वो महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कहां पर आयोजित होती थी, वो लंदन में आयोजित होती थी। चलिए, तो ये था हमारा 14। अगर हम बात करें 15 की, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और चीजें देख लेते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी आपकी 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी आपकी 9 दिसंबर 1940 को। इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक व्यक्ति को चुना जाता था, ठीक है। और बाकी मेंबर हमने प्रोवेंसी से उठाए थे, ठीक है। बाकी मेंबर हमने कहां से उठाए थे? प्रोवेंसी से उठाए थे। मतलब जो राजा महाराजा थे उनको बोल दिया था कि अपने यहाँ से एक एक व्यक्ति को भेज दो। इस तरीके से 9 दिसंबर 1940 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन के तैयार हो जाती है, जिसका 13 दिसंबर 1940 को पहला सेशन होता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाना चाहते थे, क्योंकि 1930 में हमने पहले ही ब्रिटिश टाइम पर ही फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मना दिया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना दिया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए। और लाहौर में रावी नदी के किनारे पर पहले ही हमने झंडा फहरा दिया था। तो उसी डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने 2 महीने वेट किया, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने अपना पहला रिपब्लिक डे मनाया। अगर हम बात करें बाकी चीज की, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोलोगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। अगर हम पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? तो ओजोन लेयर आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर देती है? ओजोन कैप्चर कर लेती है। अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, तो हमारी ना 5 लेयर होती है। सबसे पहले वाली को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, तीसरे वाली को मीजोस्फेयर, चौथे वाली को थर्मोस्फेयर, और लास्ट वाली को एक्सोस्फेयर। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर, जो आपकी सबसे पहली लेयर होती है, तो वो आपकी 0 से लेकर करीब 18 किलोमीटर के लगभग तक होती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती है, हवा का चलना, बादल बनना, ठीक है, बिजली कड़कना, इस तरह के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, क्षोभमंडल में ही होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वो आपकी 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, जिसको समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है, आपका ओजोन लेयर की प्रेजेंस होती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है, ठीक है, जो कैंसर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जो आपकी ट्रोपोस्फेयर थी, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की प्रेजेंस की वजह से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इसके बाद जो तीसरी लेयर आ जाते हैं मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर को से क्या करती है, कई बार ऊपर से आपके मीटियोर्स आते हैं, ठीक है, और ये मीजोस्फेयर क्या करते हैं, मीटियोर्स को बर्न कर देती है, ठीक है। तो मीजोस्फेयर में क्या होते हैं, आपके मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं। अगर बात करें हम थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर्स को, ठीक है, आपका आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयंस है, और ये आयंस
मदद करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट, रेडियो, टेलीविजन, इनके सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आते हैं, और एक तो स्ट्रेटोस्फेयर में और थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर्स, इनमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर, ठीक है, बहिर्मंडल। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच मिरर इज यूज इन कार एंड बसेस टू सी रियर ट्रैफिक। तो जो भाई आपका ट्रैफिक देखने के लिए, ठीक है, ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या करता है, आपकी छोटी इमेज बनाता है, इस वजह से आपको दूर तक का ट्रैफिक दिख जाता है। लेकिन अगर पूछे कि हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, तो आप बोलोगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव क्या करता है, सारी इमेज बनाता है, छोटी भी बड़ी भी, ठीक है, और सेम साइज की भी। इसके अलावा कॉनकेव के और बाकी यूजेस है, डेंटिस्ट यूज करते हैं क्योंकि उनको बड़ी इमेज देखनी होती है। सैलून में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है क्योंकि उनको बड़ी इमेज देखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सोलर फर्नेसेस है वहां पर आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है क्योंकि उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना होता है लाइट को। इसके अलावा कई बार अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आगरा फोर्ट में कौन सा मिरर लगा हुआ है, आगरा फोर्ट में कौन सा मिरर लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका आगरा फोर्ट है उस पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है जिससे ताजमहल का पूरा व्यू दिखता है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ये किसकी कोटेशन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जिनकी ये कोटेशन है उनका एक और नारा है, दिल्ली चलो। इसके अलावा वो आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे, हिटलर से भी जाकर उन्होंने मुलाकात करी थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। तो 23 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है, जिसको इस गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करी। तो इनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाकी ऑप्शन की बात करें तो भगत सिंह से रिलेटेड याद रखना है, फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम एन हिंदू नाम की बुक लिखी थी। जेल में इन्होंने अनशन किया था, ठीक है, कैदियों की अच्छी व्यवस्था के लिए। इसके अलावा ये इनसे रिलेटेड आपने याद रखना है, जॉन सॉन्डर्स को मारा था, पार्लियामेंट पे बॉम्ब गिराया था। और इनके साथ इनके दो और साथी, ठीक है, खुदीराम बोस, ठीक है, और एक का नाम आपने बताना, ठीक है, नहीं सॉरी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। चलो नेक्स्ट, अगर हम जो चौथा ऑप्शन है वीर सावरकर, तो वीर सावरकर से रिलेटेड आपने याद रखना है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, तो वीर सावरकर ने करी थी। इसके अलावा 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, तो किसने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जो उनके पास अधिक पानी होता है उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चौथा आंसर, ट्रांसपीरेशन इस प्रोसेस का नाम है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्सेसिव पानी होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम बात करें इवापोरेशन की, ठीक है, तो पानी का वोटर वेपर में बदलना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
पानी का इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर भाप में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है। ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस है आपका चीजों का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलना। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजों की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? आपका ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर यही चीज आपके लिक्विड के अंदर से होती है तो ओस्मोसिस कहलाती है, अदरवाइज ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ठीक है, जो पावर है वो किसके हाथों में है? तो बेसिकली जो पावर है, ठीक है, वो है वी द पीपल, क्योंकि हमारे प्रेम्बल की शुरुआत होती है किससे? आपके वी द पीपल से। तो इसका मतलब अल्टीमेट ऑथोरिटी किसके पास है? लोगों के पास है। तो इसका सही आंसर है पीपल। 4। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में किसने हराया था? तो दो युद्ध आपने याद रखने हैं। ठीक है, 1191 का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इस फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर अगले ही साल 1192 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से। ठीक है, और जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनके लेखक का नाम था, ठीक है, इनके जो दरबारी लेखक थे उनका नाम था, ठीक है, चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई। अब यहां पर क्या है कि बेसिकली मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? जयचंद के द्वारा। ठीक है, जयचंद के द्वारा इनवाइट किया गया था, ठीक है, किसको? मोहम्मद गोरी को, कि भाई तुम आओ और पृथ्वीराज चौहान को हरा दो। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया 1194 में? ठीक है, 1194 में क्या किया? जयचंद को भी हरा दिया। ठीक है, जयचंद को भी क्या कर दिया? 1194 में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर। चलिए नेक्स्ट है विच इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना एंड इंडिया। तो देखो, अगर अभी लेटेस्ट अगर डेटा की बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 142.86 करोड़ हो गई है, जबकि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 142.57 है। यानी कि हमने ना क्रॉस कर लिया है किसको? चाइना को क्रॉस कर लिया है, यूएन के फिलहाल के डेटा के अनुसार। ठीक है, तो पहले पे अब भारत की पॉपुलेशन हो गई, दूसरे पे चाइना। तो पूछ रहा है कि तीसरा नंबर किसका है? तो तीसरा नंबर है आपका यूएस का। ठीक है, तीसरा नंबर किसका है? आपका यूएस का। यहाँ जो देश है, ठीक है, उनकी कैपिटल की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसको 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से, ठीक है, एक नए राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक समझौता हुआ था जिसको बोलते हैं शिमला समझौता। इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है कहां पर? न्यू सांत्रा में। ठीक है, न्यू सांत्रा में क्या कर रहा है इंडोनेशिया? अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टाइडल फॉरेस्ट डेट ग्रोथ बाय द साइड ऑफ कोस्ट एंड ऑन द एज ऑफ डेल्टा। तो डेल्टाओं के जो किनारे पर जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी एरियल रूट्स होती हैं, पानी में रूट्स रहती हैं इनकी। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपके इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसी जगह पर जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है और तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का रहता है। ठीक है, वहां पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके ट्रीज का नाम है महोगनी, इबोनी, रोजवुड। जबकि मॉनसून फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये साल के कुछ टाइम पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। टेम्परेट जोन यानी कि 23.5 से लेकर 66.5 जोन के बीच में ये पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है नीम, पीपल,
ठीक है, नीम, पीपल, शीशम, ठीक है, बैम्बू, ये क्या है, मॉनसून फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। लास्ट बात करें कोनिफरस फॉरेस्ट की, तो जो माउंटेन इलाके हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पर कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ताकि जो बर्फ आए उसको क्या कर सके, स्लाइड कर सके, ठीक है, इनको टैगा भी कहते हैं। और यही जब ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई हो जाती है, तो वहां पर ये टूंड्रा कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 ये कह रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 763 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडिया, सॉरी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी अगला वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है, राज्यसभा का हेड बन जाएगा। राज्यसभा के हेड के लिए अलग से चुनाव नहीं होंगे, इसलिए कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 4 लाख पर मंथ होती है। इनका चुनाव लड़ने के लिए आपको 35 मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़ है, ठीक है, जो पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर होते थे, उन्होंने रिप्लेस किया वेंकैया नायडू को। अगर हम बात करें यहाँ पर राज्यसभा की, तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। इसमें जो मैक्सिमम सीट होती है वो आपकी 252 होती है, ठीक है, करंट सर्कुलेशन में 245 है। इन इनमें से 238 में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 12 जो मेंबर है राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से छांट सकते हैं डिफरेंट 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 फील्ड से। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका टेन्योर 6 साल का होता है। इसको कॉन्टिन्यूअस हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी ये क्या नहीं होता है, कभी भी रुकता नहीं है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं, और फिर क्या होता है, आपके अगले आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, हम आपका कॉन्टिन्यूअस हाउस कहते हैं। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट आपकी उत्तर प्रदेश में है, कितनी, 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है विच स्टेट इज रिगार्डेड एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो जो केरल है, केरल में मसाले का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसलिए केरल को क्या कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ बाकी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी शिमला है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, आसाम की दिसपुर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया वाइज। तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान, ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें, बिहार में, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा बिहार में, और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एरिया सबसे ज्यादा राजस्थान में। लिटरेसी सबसे ज्यादा केरला में, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ 17 लोग रहते हैं, ठीक है। चलो बाकी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम। राजस्थान राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत सीएम। महाराष्ट्र मुंबई राजधानी, सीएम एकनाथ शिंदे। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें से 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया था, भारत का 29वां राज्य है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, कुछ दिन पहले तक हैदराबाद इन दोनों राज्य की कॉमन थी, लेकिन अब अमरावती हो गई है आंध्र प्रदेश की राजधानी, और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इनका कोर्ट भी जो भारत का 26वां हाई कोर्ट के रूप में बना था वो अमरावती में ही है, और यहाँ पर प्रस्तावित है कि ये अपने राजधानी को विशाखापट्टनम में शिफ्ट करेंगे।
जगमोहन रेड्डी यहाँ के अभी सीएम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई सीओटी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।